नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए यूपीएससी 2024 के लिए जो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, उसके आज हम लोग एपिसोड नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 5 एपिसोड देख लिया है, मतलब आप लोगों ने 5 एपिसोड देखा होगा और उस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हम छठे एपिसोड पे बातचीत करेंगे। इसमें फिर से हम लोग लगभग 5 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और आपको इसके बेसिक्स और ट्रिक को बताएंगे। तो आज के एपिसोड में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, एक दो क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा होगा, उसका लेवल मॉडरेट होगा या डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, और 2-3 क्वेश्चन होगा जिसका लेवल मॉडरेट से थोड़ा नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक से समझना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चंस को आसान भी लेके मतलब हम यहाँ पे आते हैं जिससे कि आपको उसके बेसिक्स को समझा पाएं, उसके कॉन्सेप्ट को समझा पाएं। क्योंकि कई बार होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस में बेसिक्स समझ में नहीं आता, फिर क्या होता है उसमें ट्रिक ही एक लास्ट ऑप्शन होता है या फिर ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे पास ऑप्शन रहता है। अदरवाइज हमको ट्रिक सीखने के लिए या बेसिक सीखने के लिए थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल इस लेवल पे रखना होता है जिससे कि आप उसको आसानी से क्वेश्चंस को समझ सके। हार्ड क्वेश्चन लेने का मतलब ये होता है कि जो बच्चे अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी सीसेट की, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझना। तो ऐसे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस आसान भी रखेंगे, मतलब इतना भी आसान नहीं रखेंगे जो बिल्कुल भी सीसेट के लिए यूजफुल ही ना हो, ऐसा भी नहीं रहेगा। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि हो सकता है कि एग्जाम में आ भी जाए। ऐसा नहीं है कि सीसेट में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं तो सारे के सारे 80 क्वेश्चन से डिफिकल्टी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें से करीब करीब मैथ्स और रीजनिंग के लगभग अगर 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखा जाता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से बन जाते हैं, मतलब बहुत ही आसान होता है। कह सकते हैं कि बिल्कुल भी 1 या 2 लाइन में बनने वाला। बाकी मैं मानता हूं 40-45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई लेवल होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल, और 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहते हैं। तो इसलिए कुछ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड लेवल को भी करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इस एपिसोड को कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज में कन्वर्ट कर दें। तो कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड से या अगले 1-2 सीरीज के बाद या अगले से ही हम लोग इसको चैप्टर वाइज में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। जब तक आज आप लोग 5 क्वेश्चंस को हमारे साथ सीखिए और वीडियो में बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन सवाल है कि मान लीजिए m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे कि n सम है और 0.2 मतलब 0.2 लेस देन m/20 n/m n/11 लेस देन 0.5 है, तो m-2n का मान यहां पे ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चंस बहुत लोगों को समझ आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि m और n यहां पे दो संख्याएं हैं, और दो संख्याएं कैसी है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं। एक ऐसी संख्या है जिसमें 0 नहीं होता है, 1 से 9 से बनी होती है वो संख्याएं, 1 से 9। ठीक है, कोई भी संख्या 1 से 9 से ही बनती है, अगर 0 इंक्लूड हो जाता है तो वो होल नंबर हो जाता है। वैसे 1 से 9 मानते हैं प्राकृतिक संख्याएं को, जिसमें कि कहा जा रहा है कि n जो है ना वो सम है। n सम का मतलब n एक इवन नंबर है। इवन नंबर आपको पता है क्या होता है? 0 2 4 6 8 एक इवन नंबर है, या जिसके अंत में 2 4 6 8 लगा हो या 0 भी लगा हो वो इवन नंबर होता है। उसके बाद ये कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट कि 0.2 लेस देन m/20 कॉमा n/n n/m n/11 और लेस देन 0.5। ये कंडीशन है, मतलब ये तीनों इसी के बीच में है, मतलब 0.2 और 0.5 के बीच में ये लाई करता है। और आपसे पूछा गया है m-2n m-2n। इसका मतलब है कि आपको m और n का मान यहां पे लाना होगा, तभी आप इसका मान निकाल पाएंगे। मतलब इसका मान बहुत आसानी से आपको तभी मिल पाएगा जब m और n आपको पता लग जाएगा। तो अब क्वेश्चंस आप बहुत समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए हम सीधे एक्सप्लेनेशंस पे आते हैं, सॉल्यूशंस करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें यहां पे देखा जा रहा है कि m और n प्राकृतिक संख्या है, मतलब हम 0 नहीं ले सकते।
कंडीशन से उठाते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है 0.2 लेस देन m/20, उसके बाद है n/m, उसके बाद है n/11 लेस देन 0.5। इसका मतलब हुआ कि 0.2 लेस देन m/20 लेस देन 0.5 है। उसका मतलब वही हुआ कि 0.2 लेस देन n/n है ना, n/m लेस देन 0.5 है। 0.2 लेस देन n/11 लेस देन 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों बारी बारी से इसके साथ हैं। तो अगर हम सबसे पहले कंडीशन को ही देखें कि 0.2 है ना लेस देन m/20 और लेस देन 0.5 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि तीनों को साथ बारी बारी लिखना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर लें तो देखिए 20 को अगर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 4, मतलब 4 जो है वो लेस देन m, और अगर इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कर दे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाता है 10। कह सकते हैं ना कि 4 लेस देन m लेस देन 10, मतलब m जो है वो कहीं ना कहीं 4 और 10 के बीच है। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से वो बड़ा है ना, और 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 से वो छोटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि m का जो मान है ना वो कहीं ना कहीं 5, 6, 7, 8 और 9 हो सकता है, लेकिन पता नहीं है कि इनमें से कौन सा मान संभव है। और जाहिर सी बात है कि आंसर देख के ये पता लग रहा है कि आंसर अगर 1 दिया हुआ है इसका मतलब है कि m का कोई एक ही मान यहाँ पे संभव होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 2-3 आंसर होता कॉमा कॉमा लगा के या और लगा के तो हम कह सकते कि m का 2-3 मान हम मान लेते, लेकिन ये श्योर है कि m का एक ही मान होगा। क्या पता आगे मिल जाए, चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं। अब है अगला है 0.2 है ना, उसके बाद हम ले लेते हैं n/11, इसको ले लेते हैं लेस देन n/11 और लेस देन 0.5। ठीक है, एक बार n को लेके चलते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2.2, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दें लेस देन n और इसको इससे गुना कर दें तो ये हो जाता है 5.5। कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को। अब यहाँ पे देख रहे हैं n जो है यहाँ कहीं ना कहीं 2.2 से बड़ा और 5.5 से छोटा है। एक बात ध्यान ये भी रखिएगा कि n प्राकृतिक संख्या है, मतलब डेसिमल वेसिमल में नहीं लेना है। तो हम कह सकते हैं कि n का मान यहाँ पे संभव है 3, 4 और 5। क्लियर, 6 ले नहीं सकते क्योंकि 5.5 से छोटा होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि n का यहाँ पे जो मान है ना वो सम संख्या होना चाहिए। तो ये दो विषम संख्या को तो आप इग्नोर कर सकते हैं ना, 3 और 5 को, तो हम कह सकते हैं कि n का मान यहाँ पे एक ही मान संभव है जो कि है 4। बट n का तो मान आपने पता कर लिया इकलौता यूनिक, लेकिन m का मान अभी तक आपको इकलौता पता नहीं लगा है। उसके लिए भी एक तरीका यहां ये है, ये वाला। हम इसको अगर लिख ले 0.2 है ना लेस देन n/m लेस देन 0.5। अब यहां पे देखिए n का मान आपको पता है तो n का मान आप लिख लीजिए 4/m और यहां 0.5। कोई दिक्कत। अब यहां पे हम कह सकते हैं ना कि m लेस देन 4/0.2। क्लियर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है, देखिए ये लगभग 20 हो जाता है ना। क्लियर है ना, 20 ही होगा ना। अगर हम इसको इधर रख दें तो कहीं ना कहीं m जो है ना वो 20 से छोटा होगा। अगर दूसरी बार हम यहां पे देखें कि n/m मतलब 4/m लेस देन 0.5 है, इसको देख लें। क्लियर। तो यहां पे हम कह सकते हैं ना कि 4/0.5 लेस देन m होगा, मतलब m कहीं ना कहीं किससे बड़ा होगा, तो ये देखिए 8 से। m कहीं ना कहीं 8 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा, कह सकते हैं ना 20 से छोटा, ऐसे कह सकते हैं 20 से छोटा। ये बन गया आपका, इसको अच्छे से मिटा के हम लोग लिख लें। मतलब आपका क्या बन गया यहाँ पे 20 m और 8, ये बन गया आपका। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि m का जो मान है 8 से बड़ा और 20 से छोटा। अब यहां पे देख रहे हैं कि 8 से बड़ा एक ही मान संभव है, वो है 9, है ना। मतलब 5, 6, 7, 8 ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब आपके पास m का एक ही मान है संभव 9, m का मान आपके पास 9 आ गया, n का मान आपके पास 4 आ गया। तो आप आराम आराम से m-2n अगर निकालेंगे तो निकाल सकते हैं ना।
m का मान 9, 4 गुना 2 8, 9 में 8 जाएगा तो 1 होगा। मतलब मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट था, बट हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि क्वेश्चन मॉडरेट था, अच्छा क्वेश्चन था। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस को पूछ सकता है और बहुत पूछता है। नंबर वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछता है ना, आपने पिछले जो भी 2023 का पेपर हुआ है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए इससे रिलेटेड। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आप चाहे तो इसको क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए काम आएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, घन एंड घनाव से, क्यूब एंड डाइस से, क्यूब एंड क्यूबाइट से। एक घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंगा गया है, फिर इसे 729 छोटे बराबर घन में काट लिया जाता है, तो केवल एक सतह वाले कितने छोटे घन बनेंगे? एक सतह रंग वाले, मतलब उसका एक ही फेस कलर हो, ऐसे कितने घन बनेंगे? देखिए इसका दो तरीका है, या तो आप क्यूब बना के कर लें, दूसरा तरीका यह है कि एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, आप उसको याद कर लें, और वो बहुत काम का फॉर्मूला है। आप देखिए यहां पे 729 घन है, तो जैसे जैसे घन की संख्या बढ़ेगी ना, तो आपके लिए बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और काउंट करके फिर एग्जाम में मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जैसे छोटा मोटा होता है ना, 27 25 है ना, 36 क्यूब, इस तरह होता है तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि छोटा क्यूब है तो उसमें बहुत ज्यादा नंबर होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे 729 है, समझ रहे हैं आप? 729 क्यूब को काटेंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे, फिर आप काउंट करेंगे कि कौन सा फेस कलर है कौन सा नहीं है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये प्रयास कीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी 729 या जो भी डेटा होगा ना, वो हमेशा याद रखिएगा क्यूब रूट में दिया गया होता है। तो 729 जो है ना, वो हमारा एक क्यूब रूट नंबर है, इसका फटाफट आप क्यूब रूट निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9। मतलब कहीं ना कहीं वो 9 टुकड़े में कटेगा घन, 9 टुकड़े में, है ना। तो जब 9 टुकड़े में कट रहा है तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी का फेस 2 कलर होगा, किसी का फेस 1 कलर होगा, हो सकता है कि किसी का फेस 3 कलर भी हो, और किसी का फेस एक भी कलर ना हो, ऐसा भी होगा ना कि किसी का फेस एक कलर भी नहीं होगा। कौन सा होता है वो क्यूब? जो नीचे होता है ना, बीच में होता है वो। तो एक कलर में मतलब केवल एक सतह रंग वाले कितने क्यूब बनेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, केवल एक सतह रंगे घन की जो संख्या होती है ना, घनों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2, ठीक है, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। ये आप याद कर लीजिएगा, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। अब आप यहां पे पूछेंगे कि n कौन होता है, तो n जो है ना ये होता है, ठीक है। जो क्यूब रूट निकालते हैं, जो संख्या आती है ना आपके पास, संख्या या डिजिट जो भी समझिए, वो n होता है। तो n का यहाँ पे मान क्या है? 9। 9 में 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7 को जब 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, और गुना 6। जब 49 को 6 से गुना करेंगे तो बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। 9 6 के 54, 4 6 24 और 5 29, मतलब 294 जो है ना, ये आपका सही जवाब होगा। कि ऐसे 294 क्यूब होंगे जिसका केवल और केवल एक फेस कलर्ड होगा, ठीक है ना, एक फेस कलर्ड होगा। ऐसे क्यूबों की संख्या, घनों की संख्या 294। 9 गुना 6 54, 5 4 6 24, 5 29, सही है। मतलब 294 ही आपका सही जवाब होगा। आप इस फॉर्मूला को याद कर लें। ये 6 क्यों होता है? अब देखिए हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर देते हैं कि फॉर्मूला ऐसा क्यों बना। 6 का मतलब होता है 6 फेस, क्योंकि क्यूब में 6 फलक होता है, पहली बात। अब इसको हटा दीजिए। n-2 क्यों बना? n-2 इसलिए बनता है क्योंकि देखिए, जैसे मान लेते सपोज अभी हम 9 को ऐसे डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ऐसे टुकड़ा कटेगा, तो ये वाला टुकड़ा पे 2 कलर्ड होगा, ये वाले टुकड़ा पे 2 कलर्ड होगा, इसलिए 2 घट जाता है। तो बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 फेस है जिसपे वो सिंगल कलर होता है। अब आप पूछेंगे कि n-2 भी समझ गए, अब पूछेंगे स्क्वायर क्यों होता है? इसलिए स्क्वायर होता है क्योंकि ये कोई भी जो फलक होता है ना, देखिए क्यूब जो बनता है वो कैसे बनता है, जो ऊपर होता है वही चीज उसके नीचे होता है, जो साइड में होता है वो उसके साइड में होता है, जो टॉप पे होता है वो उसके बॉटम में होता है। तो इसलिए इसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब हर फेस का 2 और गुना 6। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है n-2 का स्क्वायर गुना 6। अब समझ गए ना? तो बहुत आसान क्वेश्चन था।
मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि यदि एक वस्तु को x% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद बेचा जाता है और वस्तु को बेचने के बाद अर्जित लाभ x% है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 36:55 है और वस्तु का लागत मूल्य 7200 रुपए है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह है कि लाभ और हानि का ये बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें हर चीज है, प्रॉफिट है, लॉस है, ठीक है, लॉस है या नहीं है, लॉस नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, प्रॉफिट है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, ठीक है, हर चीज है। एक बात आपको और बता दें, यहाँ पे दो टर्म यूज हुआ है, एक क्रय मूल्य हुआ है, ये एक लागत मूल्य हुआ है, दोनों एक चीज है, घबराइएगा नहीं, क्रय मूल्य बोल दे या लागत मूल्य बोल दे एक ही बात होता है। लागत का मतलब जो लगा है और क्रय मूल्य का भी मतलब वही है जो आप मतलब इन्वेस्ट किए, जो खरीद के लाए सामान। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए हम बहुत आसान तरीके से आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे और आपको ऑप्शन से भी बनाना सिखा देंगे। सबसे पहले एक चीज देखिए, यहां पे दिया हुआ है कि क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिखते हैं, अंकित मूल्य को हम लोग मार्क प्राइस लिखते हैं, ठीक है, एमपी। इसका अनुपात है 36:55, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद देखिए वस्तु का लागत मूल्य दे ही दिया है, क्रय मूल्य मतलब 7200 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि 36 अनुपात ही कहीं ना कहीं 7200 के बराबर है, मतलब गुना 20। तो इसको भी 20 से गुना करके आप फटाफट मार्क प्राइस ले आइए, मतलब 11,000, मतलब मार्क प्राइस आपको पता लग गया 11,000 रुपया है। अगर मार्क प्राइस 11,000 है तो आपको पता है कि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, जो भी क्रमिक दिया जाए या सिंगल डिस्काउंट दिया जाए वो किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, मतलब अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य आपको पता है 11,000 रुपए है और अंकित मूल्य पे आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, x% का और 20% का। इसका क्या मतलब हो गया कि 11,000 रुपये का डिस्काउंट x%, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे, तो डिस्काउंट का मतलब है 100 में x% को घटा देना है, मतलब 100 माइनस x% गुना 100 माइनस 20 मतलब 80/100, यही हो गया ना। यही जब डिस्काउंट मिलता है तो वो क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, मतलब इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब हिंदी में कहें तो विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य कब आता है, जब मार्क प्राइस पे हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं। जाहिर सी बात है ना, हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है कि 10% का डिस्काउंट आपको दिया। जब 10% डिस्काउंट होने के बाद जब आप कोई वस्तु को खरीदते हैं, हालांकि वो आपके लिए क्रय मूल्य है, लेकिन दुकानदार जो आपको बेच दिया उसके लिए वो विक्रय मूल्य है। मतलब दुकानदार अपने मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद जो दुकानदार आपको बेचा है, तो दुकानदार के लिए वो जो मूल्य है वो है विक्रय मूल्य। तो इसलिए कभी भी मतलब जब भी आप पढ़े लाभ और हानि किसी से भी या पढ़े होंगे, तो ऐसे रट मत लीजिएगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। याद रखिएगा ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, किसी के लिए क्रय मूल्य होता है, किसी के लिए वही मान विक्रय मूल्य होता है। जाहिर सी बात है ना, जब हम दुकान में खरीदने गए कोई वस्तु तो हमारे लिए तो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन जो दुकानदार बेचा है वही मूल्य उसके लिए वो विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है कि बस हम रट लिए और समझ गए। हमको यह समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन पे खरीदा गया है और कहां पे बेचा गया है, और किस व्यक्ति के लिए वो क्रय मूल्य है और किस वस्तु के लिए किस व्यक्ति के लिए वो विक्रय मूल्य है। तो यहां से आप आराम से आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आपके पास सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह जरूर दिया हुआ है कि जो अर्जित लाभ है वो भी x% के ही बराबर है। अब ये जो आया और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं लाभ आएगा, फिर आपको लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा, मतलब बहुत ही आपके लिए लेंदी हो जाएगा समझना और आपके लिए निकालना। हालांकि आप निकाल लेंगे, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इतना लेंदी प्रोसेस में क्यों ही जाएं। तो देखिए इसका एक आसान सा सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, आप सीधा सीधी ऑप्शन से जाएं और आराम से बना लें। आपके पास यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 3600 और मार्क प्राइस आपके पास यहाँ पे दिया गया था कितना हो गया था 11,000, है ना। आपके पास मार्क प्राइस यहाँ पे 11,000 था, 3600 है ना, 3600 ये ना कि 7200 है, 7200 और मार्क प्राइस है 11,000। अब देखिए मार्क प्राइस आपके पास 11,000, अगर हम मान लेते हैं कि 15% का उसको डिस्काउंट मिला होगा, एक्स की जगह 15 ले लेते हैं, तो 11,000 का 85%
और गुना 80% अगर करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आराम आराम से आप विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए 2 जीरो कैंसिल, एक यहाँ पे जीरो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अगर हम इसको गुना करें, देखिए 85 गुना 8 करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 8 64, 4 70, ये हो गया 700 और गुना 11 मतलब ये हो जाएगा 77,000। 77,000 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस है आपका 7200, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो देखिए 77 कितना है, 77,000 है ना, ये 7700 है ना, सॉरी 11 7 हाँ 7700 है ना कि 77,000, ठीक है 7700। तो जब आप 7700 में 7200 घटाएंगे, ये 72,000 नहीं 7200, तो आपका कितना आ जाएगा 500। 500 लाभ आ गया, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखिए 500 बटे 7200 और गुना 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 15% के बराबर नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे 15% ही आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों एक्स ही है, मतलब दोनों के जगह 15% ही आना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15% के बराबर नहीं आएगा। आप चेक कर लें, जब इसको 72 को 15 से गुना करेंगे तो 500 के बराबर नहीं होगा, ये तो तय बात है। तो हम इसको नहीं ले सकते, मतलब ये कहीं ना कहीं मेरा डेटा काम नहीं करेगा। अगर हम 10% लेके चलें तो ठीक है, ले लेते हैं। 11,000 गुना 90 और गुना 80 है ना, यही करेंगे ना। जब हम इसको सॉल्व करते हो तो देखिए 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कैंसिल, 9 8 72 गुना 11, तो 72 गुना 11 करेंगे तो देखिए 11 गुना 2 22, 11 7 70, 2 79, मतलब 7920 रुपए का विक्रय मूल्य आया। अब अगर लाभ देखें तो देखिए 7920 में अगर 7200 आप घटा दें तो ये हो जाएगा 720। देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा 720 72, कहीं ना कहीं ये 10% के बराबर है लाभ, मतलब इसका लाभ प्रतिशत। करने की क्या जरूरत है, 720 बटे 7200 गुना 100 करेंगे तो 10 ही आएगा। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे 10% आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट 10% आ गया। आपने इसको भी 10% लिया था एक बट्टा को, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बी से हमारा ये डेटा सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 10%, मतलब एक्स का मान यहाँ पे 10% होगा और यही मेरा सही जवाब है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिसका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, तो आप जिसका मैथ्स वीक है वो कोशिश करें कि ऑप्शन से बनाने का प्रयास करें। कॉन्सेप्ट यूज करना ही पड़ेगा, जो लाभ है ना, लाभ और हानि का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना ही पड़ेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो कॉन्सेप्ट है यूज करना ही पड़ेगा। बट थोड़ा सा आप इससे बच जाएंगे कि एक्स वैक्स मानना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। आपको एक दो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली आंसर मिल जाएगा। चाहे तो 4 ऑप्शन तक भी जाएंगे फिर भी आपका समय कम लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे सीखें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रेन का है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का जो अनुपात है ना वो 3:5 दिया हुआ है। ट्रेन ए की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन बी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे के विपरीत चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी को 16 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन मैंने लिया है, यह बात तय है, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आए क्योंकि इसमें हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता सके जो बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। विपरीत दिशा में और सेम डायरेक्शन में चलने का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप सीख लीजिए इस क्वेश्चन की मदद से, जिससे आप आगे क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए बहुत आसानी से कर लेंगे। अब देखिए दो ट्रेन है, उसकी लंबाई का अनुपात है 3:5। तो मान लेते हैं ट्रेन ए ट्रेन बी यही है, इसका लंबाई है 3:5 के अनुपात में, या 3 मीटर 5 मीटर ऐसे सोच लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं कि ट्रेन की लंबाई 3 ही मीटर है, बहुत छोटी सी ट्रेन है। अब ट्रेन एक जो ये है आपकी लेंथ है ना, इसको कह सकते हैं लेंथ, और यहां पे है आपकी चाल, स्पीड है ए और बी का कितना है 72 और 54, ये है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर है मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, अभी रहने देते हैं। और एक दूसरे के विपरीत चल रही है और ट्रेन ए ट्रेन बी को 16 सेकंड में पार करती है। देखिए यहाँ सेकंड है तो इसको करना ही पड़ेगा आगे, तो अभी रहने देते हैं, करेंगे। ट्रेन बी की लंबाई ठीक है, निकालते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि जब ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो, मतलब इसका मतलब है कि ट्रेन ऐसे चल रही है, ए और बी, यही हुआ ना, ए और बी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर चल रही है। तो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत, मतलब अगर एक ट्रेन ऐसे आ रही है तो दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, तभी तो विपरीत होगा ना। और समान दिशा में चलने का क्या मतलब होगा
कि ट्रेन ए अगर ऐसे जा रही है तो ट्रेन बी भी ऐसे ही जा रही है, तभी तो ये सेम डायरेक्शन है ना। मतलब ये सेम डायरेक्शन का मतलब अगर ये दिल्ली की ओर जा रही है तो ये भी दिल्ली की ओर जा रही है। अगर ये दिल्ली की ओर जा रही है तो ये कहीं ना कहीं मान लेते हैं पटना की ओर जा रही है ना, अपोजिट हो गया ना। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चलता है ना तो उसकी चाल जो है ना आपस में ऐड हो जाती है। क्यों ऐड हो जाती है? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को मिलने में मदद कर रही है, बहुत जल्दी मिल जाएंगे ना। तो सापेक्ष चाल यहां पे होगा कि एक दूसरे के चाल को जोड़ दीजिए विपरीत डायरेक्शन में। और समान दिशा में क्या होगा ना कि दोनों के चाल के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है जिस ट्रेन की रफ्तार ज्यादा है वही ट्रेन स्लो ट्रेन को पार करेगी। ऐसा नहीं कि रफ्तार जिसकी ज्यादा है वो आगे चल रही हो और स्लो ट्रेन पीछे चल रही हो, तो कभी भी स्लो ट्रेन नहीं पार कर पाएगी स्पीड, मतलब जो फास्ट ट्रेन को है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा फास्ट ट्रेन ही स्लो ट्रेन को पार कर पाएगी। मतलब 54 की स्पीड पीछे और 72 की स्पीड आगे रहेगी। अगर 72 की स्पीड आगे हो 54 की स्पीड पीछे हो तो कभी पार ही नहीं होगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन को समझाना था। अब यहाँ पे आप ये देख लिए तो इसका ये मतलब हो गया कहीं ना कहीं इस दोनों के चाल का एडिशन हो जाएगा ना। तो हम कह देंगे कि 4 2 6 7 5 12। तो 126 किलोमीटर एक्चुअल में जो ट्रेन है ना वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी ये तो तय बात है, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है तो पार कर ही जाएगी कुछ देर के बाद। हम लोग ट्रेन पे बैठते हैं, देखे हैं ना ऐसा कंडीशन कि हम लोग जा रहे हैं, एक विपरीत दिशा में ट्रेन आती है और पार कर ही जाती है। थोड़ा देर एक दूसरे को देखते हैं हम लोग, बट कुछ देर के बाद वो पार। तो 126 को अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो देखिए बहुत आसानी से कर लेते हैं। 18 गुना 126 7 में मतलब 35 मीटर प्रति सेकंड के ही रफ्तार से समझिए वो ट्रेन चल रही है। अब एक बात बताइए, जाहिर सी बात है एक चीज तो तय बात है कि ट्रेन जब एक दूसरे को पार करती है ना तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। तब तक पार करना नहीं माना जाएगा जब तक ट्रेन का इंजन और दूसरे ट्रेन का लास्ट बॉगी एक दूसरे को क्रॉस ना करे। यही तो होता है ना। तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सापेक्ष वाला। इसमें क्या है ना कि हमेशा चाहे दोनों केस में, चाहे विपरीत हो या सेम डायरेक्शन हो, दोनों केस में क्या होगा ना ट्रेन की लंबाई जुड़ ही जाती है। तो यहां पे ट्रेन की लंबाई अगर मान लेते हैं 3x और 5x मान लें, या 3 5 ही है, ठीक है, तो जुड़ गई, मतलब 8 मीटर ही है ना, 8 मीटर। तो 8 मीटर को पार कर रही है 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यही है ना। तो उसको कितना सेकंड लग रहा है? 16 सेकंड। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं 8/35 जो है वो 16 यूनिट के बराबर है ना। 8/35 का जो मान है, जो भी निकलेगा आंसर 8/35 16 के बराबर तो नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 8/35 का जो मान है वो 16 के बराबर है। हमको किसका निकालना है? ट्रेन बी की लंबाई। ट्रेन बी की लंबाई 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का बस आप मान निकाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 16/8 गुना 35, अब गुना 5 भी करना पड़ेगा। 5 यूनिट का मान देखिए 8 दूना 16, तो 35 गुना 2 70, 70 गुना 5 350, मतलब 350 मीटर ही ट्रेन बी की लंबाई। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था और मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता भी दिया। तो 350 ही आपका सही जवाब है। अगर ट्रेन ए की लंबाई पूछते तो 5 यूनिट के जगह आप 3 यूनिट का मान निकालते। तो यहाँ पे 3 यूनिट का मान कितना हो जाता है? तो देखिए 8 गुना 35 गुना 70 गुना 3 210 मीटर। तो ट्रेन ए की लंबाई 210 मीटर, ट्रेन बी की लंबाई 300। ये तो आप समझ गए ना कि इतना बराबर 16, तो 1 यूनिट का मान 16/8 गुना 35, तो 5 यूनिट का मान। ठीक है, इस तरह हम लोग आज इस सेशन को समाप्त यहीं पे करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सीखा होगा और विश्वास है कि आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। और हम लोग अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें, जिससे आपका चैप्टर क्लियर होता रहे। और कुछ कुछ बीच में फिर हम लोग मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। इस एपिसोड को भी बीच बीच में कभी कभी चला लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड से हम लोग चैप्टर वाइज करें, जिसमें कि हम लोग इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ऐसे हम लोग चैप्टर को क्वेश्चंस को लेते रहें। एक एक चैप्टर के हम लोग लगभग 2-3 एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें एक में इजी रहेगा, एक में कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट रहेगा, एक में कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट रहेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा कि हम मेरा ये चैप्टर तैयार हो गया, अगला चैप्टर तैयार हो गया, तो कुछ चैप्टर आपके मतलब आसानी से तैयार हो जाएंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग ही रहेगा। तो जो भी मैथ्स और रीजनिंग में लगभग 60 कितना चैप्टर होता है, जो भी होगा 30-40 चैप्टर, उसको हम आपके 2024 तक जो एपिसोड चलेगा ही, तो उसमें आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।